Dear students, Assalamu alaikum. My name is Khadim Hussain, lecturer chemistry, Government Girls Higher Secondary School कारगिल। बच्चों, आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पोर्शन से यूनिट 6 लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेशक इनके मार्क्स थोड़े से कम हैं, 3 मार्क्स हैं। इस चैप्टर को आप शॉर्टली मेटलर्जी भी कह सकते हैं। मेटलर्जी, व्हाट इज मेटलर्जी? सबसे पहले मैं डिफाइन कर लूंगा, द प्रोसेस ऑफ extraction of metals from their ores is called, इनको आप क्या बोलते हैं? is called metallurgy। ठीक है, तो किसी भी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना, हासिल करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 2 टर्म्स आपको मिलेंगे मेटलर्जी में। एक को हम कहते हैं मिनरल्स और दूसरे को क्या कहते हैं यहाँ पे? ओर्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होती है? देखिए, मैं फिर से डिफाइन कर लूंगा, कंपाउंड्स ऑफ मेटल, ठीक है, which occur in the earth crust। कहाँ मिलेंगे आपको? अर्थ क्रस्ट में आपको मिल जाएंगे। एंड कैन बी obtained बाय माइनिंग। तो आप माइनिंग के जरिए से क्या कर सकते हैं? उस कंपाउंड ऑफ मेटल्स को आप हासिल कर सकते हैं। तो उस कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स को हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरली जो है आपको पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद होती है नेक्स्ट कौन से यहाँ पे? ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं डिफाइन कर लूंगा, दोस minerals from which the metal can be obtained economically। 2 वर्ड में लिखूंगा यहाँ पे, economically and conveniently। आर काल्ट क्या कह सकते हैं? उनको हम ओर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल से आप मेटल को हासिल कर पाते हैं। एक कौन से यहाँ पे? कन्वीनियंटली, मीन्स यहाँ पे बड़ी आसानी से, इजीली। एंड दूसरा क्या है यहाँ पे वर्ड? इकोनॉमिकली का मतलब होती है यहाँ पे काफ़ी बड़े मिकदार में, या हम कहते हैं ना, खा पी के कुछ बचना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इकोनॉमिकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन है। मान लो आयरन के कितने हैं यहाँ पे? सपोज 20 मिनरल्स हैं। कितने मिनरल्स हैं आयरन के? 20। तो मैं कहता हूँ इस आउट ऑफ दिस 20, 7 कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जहाँ से मैं आयरन को काफ़ी बड़ी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पाता हूँ, और दूसरा जो है बहुत बड़ी मिकदार में मैं हासिल कर पाता हूँ। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 20, सिर्फ इन 7 मिनरल्स को मैं क्या कहूँगा यहाँ पे? इनको ओर्स कहूँगा। ठीक है, अब बचा कितना यहाँ पे? बचा यहाँ पे 13। ठीक है, तो इस 13 से मैं आयरन को आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ, नंबर 1। नंबर दूसरा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद बहुत कम मुझे क्या मिलते हैं? यहाँ पे आयरन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस बचे हुए 13 मिनरल्स को मैं ओर्स नहीं कहूँगा। क्यों? बिकॉज मैं एक आसानी से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ, और दूसरा बड़े मिकदार में मुझे यहाँ पे आयरन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इन 13 को मैं क्या कहूँगा? मिनरल्स ही कहूँगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, आउट ऑफ 20 आप किन्नों को ओर्स कह सकते हैं? सिर्फ 7 को। आउट ऑफ 20 सिर्फ 7 को आप क्या कह सकते हैं? ओर्स कह सकते हैं। बाकी को आप क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, फिर इसके बाद जैसे 20 के अंदर ये 7 आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 7 के अंदर ये 20 जो है वो बिल्कुल नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होगा,
लेकिन जितने भी मिनरल्स होंगे वो ओर्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर लूंगा, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितने भी ओर्स है ना वो सभी क्या हैं, मिनरल्स हैं। बट कौन से, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। या मैं कहूंगा बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो इस तरह से एक जनरल स्टेटमेंट जो है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा मिनरल्स क्या होती है और ओर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। तो देखो बच्चों, ओर्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, एक को आप क्या कहते हैं, नंबर फर्स्ट नेटिव ओर्स, नेटिव ओर, या इनको आप क्या कहेंगे, एलिमेंटल ओर, एलिमेंटल ओर कहेंगे। और दूसरे को आप क्या कहेंगे यहाँ पे इस तरह से, कंबाइंड ओर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, कंबाइंड ओर। नेटिव ओर क्या होती है या एलिमेंटल ओर क्या होती है। देखिए हमारे पास बहुत सारे मेटल्स होती है, कुछ की रिएक्टिविटी कम होती है और कुछ की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेटल्स मैं यहाँ पे लिस्ट कर लूंगा, जैसे आपके पास सिल्वर है, जैसे आपके पास गोल्ड है, और क्या है यहाँ पे प्लेटिनियम है। आमतौर पे इन मेटल्स की क्या होती है, रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए ये मेटल्स दूसरे एलिमेंट के साथ इजीली रिएक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए ये मेटल जो है आपको अर्थ क्रस्ट में नेटिव फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, या एज सच जो है आपको अर्थ क्रस्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन मेटल्स के ओर्स को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे नेटिव ओर्स या कहते हैं एलिमेंटल ओर। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पे बहुत सारे मैंने आपसे कहा मेटल्स होती है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैल्शियम होती है, जैसे आपके पास यहाँ पे जिंक होती है, एल्यूमिनियम होती है, एटसेट्रा। बहुत सारे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए इन एलिमेंट्स के ओर जो है ओर्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कंबाइंड ओर कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे CaCO3 इनको हम कहते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, ZnCO3 इनको हम कालामाइन कहते हैं, Al2O3 ट्वाइस ऑफ H2O बॉक्साइट कहते हैं, एटसेट्रा। ये एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। ठीक है, दिस आर ऑल कंबाइंड ओर्स। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे, ये कंबाइंड ओर्स है ना, ये फर्दर 3 क्लासेस में इस तरह से क्या है यहाँ पे क्लासिफाइड हैं। ठीक है, तो एक को आप कहते हैं कौन से यहाँ पे, सल्फाइड ओर्स। क्या कहते हैं, एक को सल्फाइड ओर्स। फिर इसके बाद दूसरे को कहते हैं आप यहाँ पे हैलाइड ओर्स। ठीक है, और तीसरी को मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये ऑक्सीडाइज्ड ओर फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है इस तरह से। फर्दर 2 टाइप्स में इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दूंगा, फर्दर 2 टाइप्स में इस तरह से डिवाइडेड हैं। एक को कहते हैं यहाँ पे कौन से, ऑक्साइड ओर, और दूसरे को आप कहते हैं कौन से यहाँ पे, ऑक्सीसाल्ट ओर्स। ठीक है, ऑक्सीसाल्ट ओर कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ऑक्सीसाल्ट ओर जो है फर्दर 4 क्लासेस में इस तरह से डिवाइडेड हैं। एक को आप कहते हैं कौन से यहाँ पे, कार्बोनेट, दूसरे को आप कहते हैं नाइट्रेट, तीसरे को आप कहते हैं सल्फेट, चौथे को कहते हैं फॉस्फेट। तो ये कुछ क्या है, क्लासिफिकेशन है किनके, ओर्स के। ठीक है, ओर्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नेटिव एंड कंबाइंड। फिर इसके बाद कंबाइंड जो है फर्दर 3 कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाइड हैं। एक को हम कहते हैं सल्फाइड ओर्स, दूसरे को कहते हैं हैलाइड ओर्स, तीसरे को हम कहते हैं कौन से, ऑक्सीडाइज्ड ओर्स। फिर ये ऑक्सीडाइज्ड ओर्स जो है ना फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं, ऑक्साइड और इसके बाद कौन से यहाँ पे, ऑक्सीसाल्ट ओर। ऑक्सीसाल्ट ओर जो है फर्दर 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो इनको मैं नंबरिंग कर दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा इनका। नंबर फर्स्ट इसको लिखूंगा
नंबर सेकंड इसको लिखूंगा, ये 2 और कैटेगरी हैं, इनको मैं लिखूंगा थर्ड। फिर इसके बाद ये और 4 में हैं, इनको हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ, इनको लिखेंगे फिफ्थ, इनको लिखेंगे सिक्स्थ और इनको लिखेंगे सेवंथ। ठीक है, तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा इन ओर्स के। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन से यहाँ पे सल्फाइड ओर्स। नंबर फर्स्ट सल्फाइड ओर्स, ठीक है, ये हमेशा सल्फाइड के साथ पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे पीबीएस। पीबीएस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, गैलीना। याद रखना बच्चों, ओर्स को हमेशा उनके कॉमन नेम से ही याद किया जाता है। ठीक है, तो पीबीएस को आप गैलीना कहते हैं, एचजीएस को आप सीना बार कहते हैं, सीना बार। जिंक के कुछ ओर्स यहाँ पे ज़ेडएनएस, इनको आप क्या कहते हैं, जिंक ब्लेंडी कहते हैं, जिंक ब्लेंडी। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉपर के हैं CuFeS2, इनको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट कहते हैं, या कॉपर पायराइड आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे FeS2, इनको कहते हैं आयरन पायराइट, या इनको आप कहते हैं यहाँ पे फूल्स गोल्ड। क्या कहते हैं इनको, फूल्स गोल्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं सल्फाइड के, आपने इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है, लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछा था फूल्स गोल्ड क्या है, तो आयरन पायराइट को हम क्या कहते हैं, फूल्स गोल्ड। नंबर सेकंड कौन सा था हमने, हैलाइट ओर्स। तो हैलाइट ओर्स में कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बताऊंगा। NaCl, इनको कहते हैं यहाँ पे कौन से, रॉक साल्ट। ठीक है, KCl हैं, इनको कहते हैं सल्वाइन कहते हैं। ठीक है, AgCl होती है, इनको हम कहते हैं हॉर्न सिल्वर। क्या कहते हैं इनको, हॉर्न सिल्वर कहते हैं। इसी तरह अल्युमिनियम का है Na3Al F6, ठीक है, इनको हम कहते हैं क्रायोलाइट एटसेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं, किनके हैं ये, हैलाइट्स के हैं। फिर इसके बाद बच्चों नंबर थर्ड मैंने किसको रखा था, नंबर थर्ड मैंने रखा था ऑक्साइड्स को। ठीक है, और थर्ड में लिखूंगा यहाँ पे कौन से, ऑक्साइड ओर्स। ठीक, तो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड्स और आपने याद रखना है। जैसे Fe2O3, इनको हम क्या कहते हैं, हेमेटाइट कहते हैं, आयरन का एक इंपॉर्टेंट ओर है। Al2O3 ट्वाइस ऑफ H2O, इनको हम कहते हैं कौन से यहाँ पे, बॉक्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, बॉक्साइट कहते हैं। टिन का एक इंपॉर्टेंट ओर है, जैसे यहाँ पे SnO2, इनको हम कहते हैं टिन स्टोन कहते हैं, या केसीटीराइट आप इनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, केसीटीराइट इनको कहते हैं। इसी तरह मैंगनीज का एक और है, इनको कहते हैं MnO2 पायरोलूसाइट। क्या कहते हैं इनको, पायरोलूसाइट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जिंक का एक और है ZnO, इनको हम कहते हैं यहाँ पे कौन से, जिनसाइट कहते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये क्या हुआ, ऑक्साइड के कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर फोर्थ, ऑक्साइड के बाद क्या था, ऑक्साइड के बाद था यहाँ पे ऑक्सी साल्ट ओर्स था, उसमें 4 कैटेगरीज थे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन से यहाँ पे, CaCO3, इनको हम कहते हैं कौन से यहाँ पे, लाइमस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। फिर इसके बाद MgCO3 CaCO3, दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं डोलोमाइट कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे FeCO3, इनको हम कहते हैं कौन से यहाँ पे, सेडेराइट कहते हैं। जिंक के एक और होती है कार्बोनेट, इनको हम कहते हैं कौन से यहाँ पे, काला माइन एटसेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं किनके, कार्बोनेट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपने थोड़ी बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर इसके बाद नंबर फिफ्थ, पांचवा क्या थे, पांचवा था हमारा वहाँ पे नाइट्रेट्स थे। तो नाइट्रेट्स में मैं आपको 2 बताऊंगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, लेकिन इनको कहते हैं कौन से यहाँ पे, इंडियन साल्पेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडियन साल्पेटर कहते हैं। इसी तरह NaNO3, इनको हम कहते हैं चाइल्ड साल्पेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कौन से यहाँ पे, नाइट्रेट्स।
फिर इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कौन से यहाँ पे नंबर 6 में हमारा कौन सा था, वहां पे थे सल्फेट्स। क्या था, सल्फेट्स। तो सल्फेट्स में से देख लो बच्चों, यहाँ पे CaSO4 ट्वाइस ऑफ H2O, इनको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जिप्सम। क्या कहते हैं इनको, जिप्सम। इसी तरह MgSO4 7 टाइम्स ऑफ H2O, इनको हम कहते हैं एप्सोम साल्ट, एप्सोम साल्ट कहते हैं। इसी तरह PbSO4 है, इनको हम कहते हैं एंग्लीसाइड। क्या बोलते हैं इनको, एंग्लीसाइड बोलते हैं, ठीक है। और एटसेट्रा आप कह सकते हैं, ठीक है। एक और होती है सोडियम कार्बोनेट 2SO4 10 टाइम्स वाटर, इनको हम ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। लास्ट में लिखूंगा यहाँ पे 7 कौन सा था हमारा, फॉस्फेट था। कौन से थे हमारे, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का एक एग्जांपल्स जैसे CH3PO4 होल ट्वाइस, इनको कहते हैं यहाँ पे फॉस्फेराइट, इनको कहते हैं फॉस्फोराइट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट किया, एग्जाम्पल्स, ठीक है। इनको आपने अच्छे से याद रखनी है। तो ये था कौन से, क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। नेक्स्ट देखो बच्चों, जितने भी यहाँ पे ओर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किया, इन ओर्स के साथ कुछ अनवांटेड मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। जैसे all ores contain some unwanted materials, ठीक है, या जिनको आप क्या कहते हैं, impurities पे कहते हैं, impurities, ठीक है। सच इज कौन से यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्ले, जैसे रॉक, जैसे सिलिका एटसेट्रा, ये चीजें पाया जाता है। एंड दिस आर आल्सो कॉल्ड एज गैंगियो। इनको आप क्या बोल सकते हैं, इनको आप गैंगियो भी बोल सकते हैं। और एक्सट्रैक्शन के दौरान इन गैंगियो को भी हमने क्या करनी होती है, इनको बाहर निकालनी होती है, ठीक है। तो ये थे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, तो देखिए नंबर फर्स्ट 3 टाइप्स होती है आपके पास, कितने यहाँ पे 3 टाइप्स, ठीक है। और देयर नंबर फर्स्ट आप बोल सकते हैं यहाँ पे पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी, पायरो का मतलब क्या होती है यहाँ पे, हीट। देखो metal is obtained by heating the ores, so that branch of metallurgy is called as pyrometallurgy। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, Ag2 आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, इनको हम क्या कर लेंगे, इनको हम हीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, Ag आपको सॉलिड फॉर्म में प्लस आपको कौन से यहाँ पे O2 गैसेस फॉर्म में इस तरह से मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर सेकेंड कौन से, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी क्या हुआ, मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट इज एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल इस तरह से बताऊंगा, CuSO4 एक्यो है, प्लस इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे आयरन सॉलिड फॉर्म में डाल देंगे, तो यहाँ पे किस्म की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, FeSO4 एक्यो बन जाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, सॉलिड कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और जो थर्ड वन है, नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या हुआ, इस मेटलर्जी में हम क्या करते हैं, हम मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सोडियम क्लोराइड आप ले लेंगे, कौन से यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जब भी आप पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तब क्या हो जाती है, यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस यहाँ पे Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाके यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे जाके रिडक्शन होगी, आपको Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाती है यहाँ पे Na सॉलिड बन जाती है, ठीक है। सो इस तरह से इस ब्रांच ऑफ मेटलर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं, ठीक। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। फिर इसके बाद कौन से, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ मैं इम्पोर्टेंट
या मेजर स्टेप्स जो मेटलर्जी के दौरान इस्तेमाल आती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, मेजर स्टेप्स involved during extraction of metals are, extraction of metals are। तो कौन कौन से स्टेप हैं? नंबर फर्स्ट मैं इस तरह से लिखूंगा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। पहला ये हुआ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर सेकंड, जो सेकंड मेजर स्टेप क्या होती है, सेकंड मेजर स्टेप होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करनी है, सबसे पहले ओर को क्रश ग्राइंड करनी है, अभी डिटेल में बता दूंगा। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन स्टेप करनी है। नंबर थर्ड क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। किस में कन्वर्ट करना है, क्रूड मेटल में हमने कन्वर्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे दो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कौन से, यहाँ पे एक होती है ऑक्सीडेशन और दूसरा होती है कौन से, यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद जो लास्ट मेजर स्टेप होती है नंबर फोर्थ, इनको हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन या आप इनको बोल सकते हैं कौन से, रिफाइनिंग ऑफ कौन से, क्रूड मेटल, ठीक है। तो ये चार क्या हैं, इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, फ्रॉम देयर ओर्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहला आपने क्रशिंग ग्राइंडिंग करनी है ओर्स को। फिर इसके बाद नंबर सेकंड कॉन्सेंट्रेट करनी है, ओर्स की प्रोपोर्शन जो है आपने बहुत ज़्यादा करनी है, इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालनी है। कुछ मेथड्स भी बताऊंगा मैं, मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, आपका ओर जो है कंसंट्रेटेड बना हुआ है, अब इस कंसंट्रेटेड ओर को आपने क्या करना है, क्रूड मेटल में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। दो प्रोसेस जो है यहाँ पे मेनली किया जाता है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा कौन से, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नॉट फॉर ऑल, ठीक है, नॉट फॉर ऑल। कुछ ओर्स के लिए आपको ऑक्सीडेशन करना होगा, लेकिन कुछ ऐसे ओर्स होती है मोस्टली ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती है, उनको फर्दर ऑक्सीडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा उनको हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब मेटल जो है आपको इस तरह से होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तब क्या बन जाएंगे, मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट जो क्रूड मेटल आपको मिलेगा यहाँ से, उस क्रूड मेटल के अंदर कुछ इम्प्योरिटी अभी भी पाया जाता है, उनको हमने क्या करनी है, यहाँ से बाहर निकालनी है। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल कहेंगे, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो कहाँ हमें ज़रूरत पड़ेंगे, जब आप मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है हमारे इसी चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमने अच्छे से इनको हमने डिटेल में पढ़नी है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, डिटेल में पढ़ने के बाद इसी चैप्टर में हमसे ये भी कहा गया है, यहाँ पे है हमारे इसी यूनिट के अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कौन से, एक एल्युमिनियम, फिर इसके बाद दूसरा आयरन, तीसरा क्या यहाँ पे कॉपर, और चौथा क्या यहाँ पे इस तरह से जिंक। तो देखो, सबसे पहले हमने डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब ख़त्म होंगे तो ये हुआ आपके कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, और इनको पढ़ने के बाद यही प्रोसेसेस और प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करेंगे किन के ऊपर, जैसे अल्युमिनियम को अल्युमिनियम के ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अच्छे से ये प्रोसेस जो है ये समझनी है, समझने के बाद हम इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के दौरान अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कौन से, यहाँ पे नंबर फर्स्ट, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ
ओर्स, ठीक है, क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। तो देखिए बच्चों, जो भी ओर्स, मैंने आपको पहले कहा ओर्स आपको कहाँ से मिलते हैं, आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है। और ये ओर जो है आपको बड़े बड़े पीसेस में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बड़े बड़े पीसेस में मिलेंगे, ठीक है। उनको हम कहते हैं बिग लम्प्स ऑफ ओर्स, ठीक है ना। तो बड़े बड़े इस तरह से पीसेस में आपको क्या मिलेंगे, आपको इस तरह से ये ओर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, पहले इस बिग लम्प्स ऑफ ओर्स को आपने फाइनली पाउडर्ड फॉर्म, क्या बनानी है, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट करनी है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, या क्रश करनी है, ग्राइंड करनी है, तो बिग लम्प्स ऑफ ओर्स को आपने क्या करना है, फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमेशा हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पल्वराइजेशन, क्या कहते हैं इनको, pulverization, the process of conversion of big lumps of ores into finely powdered form, ठीक है। So this process is called as pulverization। अब यहाँ पे पल्वराइजेशन करने के लिए आपके पास क्या है, बहुत सारे apparatus अवेलेबल होती है। जैसे आपके पास क्या होती है, यहाँ पे बॉल मिल होती है आपके पास अवेलेबल, ठीक है, आपके पास रॉड मिल जो है अवेलेबल होती है। तो इनमें आप क्या करते हो, इन बिग लम्प्स ऑफ ओर्स को डाल के आपने इनको क्या करनी है, हमने यहाँ पे फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट, क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि टाइम हमें इजाज़त नहीं देता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 2 of class 12 chemistry, unit number 6 metallurgy. बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। उनमें से पहला स्टेप मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कौन से, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स, ठीक है। नंबर सेकंड मेरा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होती है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ impurities or gangue or unwanted material from the ore is called concentration of ores, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, रिमूवल ऑफ कौन से, impurities या gangue from the ore is called concentration of ore, ठीक है। तो impurity को रिमूव करना और पार्टिकल से अलग अलग करना, उनको हम क्या कहते हैं, concentration of ore कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, क्या कहते हैं इनको, ओर ड्रेसिंग भी कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओर ड्रेसिंग, या इनको आप कहते हैं बेनिफैक्शन ऑफ ओर, क्या कहते हैं इनको, बेनिफैक्शन ऑफ ओर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब सवाल ये है कि इम्प्यूरिटीज को हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है यहाँ पे मेथड्स, तो मैं मेथड्स बताऊंगा, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए, आपके पास मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन 2 तरह की हैं। एक को कहते हैं कौन से, यहाँ पे फिजिकल मेथड, और दूसरे को क्या कहते हैं, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या क्या शामिल है, फिजिकल मेथड में शामिल है, नंबर फर्स्ट कुछ मेथड से मैं लिस्ट कर दूंगा। पहला यहाँ पे क्या हुआ, हैंड पिकिंग मेथड, कौन से, हैंड पिकिंग मेथड। दूसरे को क्या कहते हैं, नंबर सेकंड ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, और तीसरे को कहते हैं कौन से, नंबर थर्ड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड,
और नंबर 4 फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस या मेथड। ये 4 मेथड्स हैं। इनको हम कहाँ लिखते हैं? फिजिकल मेथड्स हैं ये, ठीक है। केमिकल मेथड्स क्या क्या हैं? केमिकल मेथड सिर्फ एक ही हैं जिनको हम बोलते हैं कौन से? यहाँ पे लीचिंग, ठीक है। तो देखो बच्चों, इनको मैं इस तरह से लिखूंगा, जैसे ए, इनको हम लिखेंगे यहाँ पे बी, इनको लिखेंगे यहाँ पे सी, इनको हम लिखेंगे डी, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे ए, ठीक है। तो चलिए, ये हुआ कुछ फिजिकल मेथड्स हैं कंसंट्रेशन के, और ये क्या है? केमिकल मेथड सिर्फ एक ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज लिखूंगा, दीज मेथड्स आर हाईली स्पेसिफिक। ये मेथड्स क्या होती है? ये हाईली स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या है। मान लो मैं इस तरह से बताऊंगा, या ये चीजें मैं डिफाइन कर दूंगा। स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ सिलेक्शन ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर पार्टिकल्स एंड दैट ऑफ गैंग्यू, ठीक है। शायद देखिए मैं इस तरह से बताऊंगा। तो मान लो आपके पास यहाँ पे कोई और है, ठीक है, और प्लस क्या है यहाँ पे? इम्प्यूरिटीज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए और पार्टिकल्स और इम्प्यूरिटी के कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। उस डिफरेंसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं? यहाँ से हम मेथड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं समझा हो तो मैं और भी इस तरह से आपको बताऊंगा। देखिए, मान लो मेरे पास क्या है? यहाँ पे 2 ओर्स हैं, ठीक है। कितने ओर्स हैं यहाँ पे? 2। यहाँ पर भी इम्प्यूरिटी होगा फर्स्ट, और दूसरा यहाँ पे ये ओर्स हैं, इसके साथ भी क्या होगी? यहाँ पे इम्प्यूरिटी होगा, ठीक है, सेकेंड। देखो बच्चों, यहाँ पे इस ओर में ये और पार्टिकल्स क्या है? ये काफी हैवी है, ठीक है। क्या है? ये काफी भारी है, हैवी है, ठीक है। देन कौन से? यहाँ पे इम्प्यूरिटी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ग्रेविटी जो है क्या है, इन दोनों कंपोनेंट्स की क्या है? वो अलग अलग है, ठीक है ना। ग्रेविटी जिनको आप बोलते हैं ना, यहाँ पे हैवी तो ये सेटल डाउन होगी, तो ये इम्प्यूरिटी लाइटर है तो ये सेटल डाउन नहीं होगा। तो ग्रेविटीज में क्या होगी? दोनों की यहाँ पे डिफरेंसेस होगा, ठीक है। तो देखिए, ग्रेविटी में डिफरेंसेस हैं दोनों कंपोनेंट्स की, तो आप यहाँ से कौन सा मेथड सिलेक्ट कर लोगे? आप ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। बाकी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा ये चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, और नंबर 2 में यहाँ पे और पार्टिकल्स क्या है? इट इज मैग्नेटिक, ठीक है। और आपका इम्प्यूरिटीज क्या है? इट इज नॉन मैग्नेटिक। तो आप यहाँ से कौन सा मेथड सिलेक्ट कर लोगे? आप मेथड सिलेक्ट करेंगे कौन से? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। सो इस तरह से और पार्टिकल्स और इम्प्यूरिटी पाया जाता है और के अंदर, उनकी कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? यहाँ से फिजिकल मेथड सेलेक्ट करते हैं। इसलिए जैसे रैंडमली आप यहाँ से कोई भी मेथड सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए कहा जाता है दीज मेथड्स आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल मेथड्स में से नंबर 1 कौन सा है यहाँ पे आपके पास? नंबर 1 है हैंड पिकिंग मेथड। कौन सी मेथड है? हैंड पिकिंग मेथड है, ठीक है। तो हैंड पिकिंग मेथड क्या है? देखो बच्चों, घरों में हम सब एक चावल बनाते हैं, ठीक है। तो चावल बनाने से पहले हम क्या करते हैं? किसी प्लेट पे लेके जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होती है उनको हम अपने हाथों से पकड़ के बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? हैंड पिकिंग मेथड। यही मेथड जो है हमने ओर्स के साथ भी अप्लाई करनी होती है, ठीक है। जो भी इम्प्यूरिटीज हैं, हो सकता है तो अपने हाथों से पकड़ के उनको बाहर निकालनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मेथड जो है उतना ज्यादा फिजिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा कि और पार्टिकल जो है उनके बड़े बड़े पीसेस जो है आपको मिल जाते हैं, बिग लम्स के फॉर्म में आपको मिलते हैं। उनको हमने सबसे पहले क्या करनी होती है? पाउडर्ड फॉर्म में। तो पाउडर्ड फॉर्म से इम्प्यूरिटी को पहचान के बाहर निकालना थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। लेकिन कहते हैं अगर आपको मैग्नीफाइंग गिलास की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको फोर्सेप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें जो है आप इस मेथड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ कौन सा? हैंड पिकिंग मेथड। नंबर 2 मेथड कौन सा है? ग्रेविटी सेपरेशन
मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या होती है? देखिए, दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस इन ग्रेविटीज ऑफ और पार्टिकल्स एंड दैट ऑफ गैंगियो। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा था तो ग्रेविटीज में डिफरेंस होंगे तो ये मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड हमेशा किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इट इज मेनली यूज्ड फॉर, आपने याद रखना है, ये ऑक्साइड ओर्स। किन के साथ इस्तेमाल करते हैं? ऑक्साइड ओर्स के साथ ये इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑक्साइड्स हमेशा क्या होती है? ऑक्साइड्स आर हेवियर। ठीक है, ऑक्साइड जो है हेवियर होती है किन से? इम्प्योरिटीज से। ठीक है, इसलिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ओर। जैसे एग्जांपल मैं लिखूंगा Fe2O3 आयरन का एक इंपॉर्टेंट ओर है, SnO2, ठीक है, ये तीन का एक इंपॉर्टेंट ओर्स है। इनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब इस मेथड के अंदर क्या करना होगा? ठीक है, देखिए, इस मेथड के अंदर आपने एक शेलो सरफेस, ठीक है, या इसको एक इस तरह से केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? इनको विलफ्लेस टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? विलफ्लेस टेबल कहा जाता है। ठीक है, विलफ्लेस टेबल कहा जाता है। तो आपने पाउडर्ड और जो है इन शेलो सरफेस पे या विलफ्लेस टेबल पे आपने इस तरह से रखनी है और यहाँ से स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर जो है आपने इनके थ्रू पास करनी है। ठीक है, तो क्या होगा? जो भी लाइटर इम्प्योरिटीज हैं वो ये कौन से रनिंग वाटर जो है बहा कर ले लेंगे। ठीक है, लिविंग बिहाइंड द हेवियर और पार्टिकल्स ऑन दिस शेलो सरफेस। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के जरिए से हम ओर्स को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली कौन से ओर्स को? ऑक्साइड्स को। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन से यहाँ पे? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड की बात करेंगे। ठीक है, नंबर थर्ड सी, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे ये मेथड कब इस्तेमाल करेंगे? जब और पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जब डिफरेंसेस बनते हैं तब हम क्या कर सकते हैं? ये वाले मेथड जो है इस्तेमाल करके उनको आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर पार्टिकल्स एंड दैट ऑफ गैंगियो। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो, सपोज आपके पास यहाँ पे क्या है? और है प्लस इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? इम्प्योरिटी जुड़ा हुआ है। अगर दोनों में से एक क्या हुआ? मैग्नेटिक हुआ। क्या हुआ? दोनों में से एक, चाहे आपका और हो सकता है या आपका इम्प्योरिटीज हो सकता है। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो? इस मेथड के जरिए से इन दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं? कैसे सेपरेट करते हैं? ठीक है, तो देखो, इसमें जैसे मैं आपको ये एक इंस्ट्रूमेंट होती है, जैसे ये एक रोलर है, ये क्या है? दिस इज अनदर रोलर। ठीक है, और यहाँ पे एक बेल्ट यहाँ पे इस तरह से घूम जाते हैं। ठीक है, ये हुआ कौन सा? दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, और ये हुआ दिस इज नॉन मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, तो दो ये रोलर है यहाँ पे इस तरह से ये घूम जाते हैं। ठीक है, और ये भी एक जैसे एक पाया ही आप यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, तो ये घूम जाती है, तो इसके इर्द गिर्द ये बेल्ट जो है इस तरह से मूव कर जाती है। ठीक है, और इस बेल्ट को हम कहते हैं कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ठीक, आपने क्या करनी है? आपने यहाँ पे क्या रखनी है? यहाँ पे पाउडर्ड और जो है आपने यहाँ से यहाँ पे प्लेस करना है। दिस इज कौन से? पाउडर्ड और। ठीक है ना, आपने यहाँ से रखनी है। जैसे जैसे ये बेल्ट इस तरह से घूमेंगे तो ये भी यहाँ इस तरह से चला आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? दिस रोलर इज मैग्नेटिक। तो मान लो यहाँ पे और पार्टिकल्स आपका मैग्नेटिक हैं, तो क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ से गिरेंगे तो ये मैग्नेटिक वाला कंपोनेंट जो है क्या करेगा? ये रोलर बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा और यहाँ जाके क्या होंगे? ये इस तरह से गिरना शुरू होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, ये क्या है? दिस इज मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ ओर।
मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ ओर, तो यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। और जो नॉन मैग्नेटिक है ना, मान लो आपका इम्प्योरिटी जो है क्या है यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक है, तो ये यहाँ से ही गिरना शुरू होंगे, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे क्या बनेंगे, एक और यहाँ पे हीप बन जाएंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, हीप, ठीक है, एक ढेर बन जाएगा। तो ये क्या होंगे, दिस इज नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप मैग्नेटिक और पार्टिकल्स को नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी से आप अलग अलग कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो है इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। SnO2 जिनका हमने क्या कहा, टिन स्टून कहा, क्या कहा इनको, टिन स्टून या कैसेटिराइड इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो टिन स्टून के साथ जो इम्प्योरिटी जुड़ी होती है उसका नाम है यहाँ पे वोल्फ्रेमाइट। ये आपने याद रखना है बच्चों, वोल्फ्रेमाइट इम्प्योरिटी जो है किन के साथ जुड़ी होती है, टिन स्टून के साथ जुड़ी होती है। वोल्फ्रेमाइट की कंपोजिशन क्या होती है, FeWO4 प्लस MnWO4, ये थोड़ी बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो इस इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वोल्फ्रेमाइट। और लकीली ये वोल्फ्रेमाइट हमेशा क्या होती है, इट इज मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो अब इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में हुआ आपकी इम्प्योरिटीज क्या है, वोल्फ्रेमाइट क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक है, ठीक है। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये मैग्नेट वोल्फ्रेमाइट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे गिर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इम्प्योरिटीज या वोल्फ्रेमाइट इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ पे फॉल होगी। और SnO2 उनका कोई मैग्नेटिक यहाँ पे नेचर नहीं होता है, तो वो इस तरह से यहाँ पे गिरना शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, नॉन मैग्नेटिक और पार्टिकल्स यहाँ पे इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे और मैग्नेटिक इम्प्योरिटी जो है वो यहाँ पे इस तरह से इकट्ठे होंगे, ठीक है। सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या था हमारा, नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या है बच्चों, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, डी पार्ट में लिखूंगा यहाँ पे कौन से, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस या मेथड आप इनको कह सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चों, ये प्रोसेस जो है किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज of ore particles and impurities with oil and water, ठीक है। तो बाकी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, प्रोसेस के बारे में आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो देखिए ये किसके ऊपर बेस्ड है, डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज विद ऑयल एंड वाटर, ठीक है। और एक पॉइंट देखिए, ये इस तरह से लिखूंगा, इट इज मेनली यूज्ड फॉर किन के लिए, सल्फाइड ओर्स। किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। 2-4 बार ये एग्जाम में पूछा गया बच्चों, आपने याद रखनी है। सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ, तो आपने लिखना है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, या फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, ठीक है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है सल्फाइड ओर, कहते हैं सल्फाइड ओर थोड़ी बहुत क्या होती है, यहाँ पे लाइटर होती है, थोड़ा सा हल्का होता है, इसलिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। देखिए फिर इसके बाद इस प्रोसेस में क्या करनी होती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या लाएंगे, पाउडर्ड ओर लाएंगे, इस तरह से क्या लाएंगे, इसमें पाउडर्ड ओर लाएंगे, ठीक है। क्या लाया आपने, इसमें पाउडर्ड सल्फाइड ओर लाया आपने इसमें, ठीक है। और वाटर डाल के आपने क्या बनाया, प्लस वाटर डाल के आपने एक सस्पेंशन बना दिया। क्या बना दिया, सस्पेंशन, ए सस्पेंशन ऑफ द पाउडर्ड सल्फाइड ओर इज मेड विद वाटर, ठीक है। फिर इसके बाद
इसमें क्या डालनी होती है, इसमें नंबर थर्ड, दो चीज तो आपने डाल दिया, एक दो, नंबर थर्ड क्या डालेंगे, इसमें फ्रॉथिंग एजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे, फ्रॉथिंग एजेंट। फ्रॉथिंग एजेंट के तौर पे आप क्या डालेंगे यहाँ पे, पाइन ऑयल। क्या डालेंगे बच्चों, पाइन ऑयल, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज आपने इसमें डालना होगा, फ्रॉथ स्टेबलाइजर। क्या डालेंगे यहाँ पे, फ्रॉथ स्टेबलाइजर। फ्रॉथ स्टेबलाइजर आप डाल देंगे। और फ्रॉथ स्टेबलाइजर के तौर पे आप क्या डाल सकते हैं, आप क्रेसोल डाल लीजिए या एनिलीन डाल लीजिए, दोनों में से कोई एक डाल दो। तो ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे फ्रॉथ बनेगा ना, उस फ्रॉथ को स्टेबलाइज करके रखेंगे, ठीक है। एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके अंदर डालनी पड़ती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं, कलेक्टर। और कलेक्टर के तौर पे आप क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, फैटी एसिड्स आप डाल सकते हैं, फैटी एसिड, या आप डाल सकते हैं यहाँ पे ज़ेनथेट्स। क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, ज़ेनथेट्स एक कंपाउंड है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा बाद में। फिर इसके बाद क्या बना, अब इस कंटेनर में हमने कितनी चीजें डाले, हमने 5। सबसे पहले पानी डाला, उसमें आपने पाउडर सल्फाइड और डाला, ठीक है, 2। फिर इसके बाद तीसरा आपने ये फ्रॉथिंग एजेंट डाल दिया, पाइन ऑयल, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 4 क्या डाल दिया आपने, फ्रॉथ स्टेबलाइजर डाल दिया, एनिलीन या क्रेसोल के फॉर्म में। और नंबर 5 आपने क्या डाल दिया यहाँ पे, कलेक्टर। किसके फॉर्म में डाल दिया, फैटी एसिड या ज़ेनथेट्स के शक्ल में आपने उसको डाल दिया, ठीक है। तो 5 चीजें। फिर इसके बाद एक मिक्सचर बना बच्चों, ये इस मिक्सचर को आपने क्या करना है, नाउ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज देन एजिटेटेड, ठीक है। एजिटेट करनी होती है, जैसे एक पैडल, बाय रोटेटिंग द पैडल, ठीक है। जैसे हम घरों में बनाते हैं ना, यहाँ पे लस्सी वस्सी बनाते हैं, तो इस तरह से आप क्या करते हो, यहाँ पे कोई उसमें ये रोटेटिंग पैडल डाल के उनको इस तरह से रोटेट करते हैं, ठीक है। इनको आपने क्या करनी होती है, रोटेट करनी है। द होल मिक्सचर इज देन एजिटेटेड बाय रोटेटिंग द पैडल। और या अगर आपके पास पैडल नहीं है तो किसी पाइप के थ्रू आपने क्या करना है, यहाँ पे एयर पास करनी है, ठीक है, और बाय ब्लोइंग एयर इनटू इट, ठीक है। तो क्या होगा, ये मिक्सचर जो है बिल्कुल एजिटेट होंगे, ठीक है। तो एजिटेट होने से क्या हो जाती है, ये एजिटेट होने से यहाँ पे एज ए रिजल्ट या एज ए रिजल्ट ऑफ एजिटेशन क्या बनेगा, यहाँ पे फ्रॉथ बनेंगे, फ्रॉथ विल बी फाउंड, ठीक है, फ्रॉथ बनेगा यहाँ पे, फ्रॉथ विल बी फाउंड। और फ्रॉथ हमेशा लाइटर होती है बच्चों। फ्रॉथ दे कम ऑन टू द सरफेस, और ये फ्रॉथ जो है कहाँ आ जाती है, सरफेस पे आती है, ठीक है, बाय कैरिंग द सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, ठीक है। किन को लेके आते हैं, ये सल्फाइड ओर्स को लेके ये कहाँ आ जाती है, ये सरफेस पे आ जाती है, ठीक है। बाकी इम्प्योरिटीज तो बिल्कुल यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वेटिंग प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ से थोड़ी बहुत आपको समझ में आएगा, सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के इर्द गिर्द कहते हैं यहाँ पे ये ऑयल इकट्ठे हो जाती है, और जो भी इम्प्योरिटी है आपका, इम्प्योरिटी के इर्द गिर्द क्या इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे वाटर क्या हो जाती है, यहाँ पे इस तरह से सराउंड हो जाती है, ठीक है। सो सल्फाइड ओर्स वेयर the sulfide ores are preferentially weighted by oil, whereas the impurities are preferentially weighted by water, ठीक है। तो सल्फाइड ओर के इर्द गिर्द क्या इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे पाइन ऑयल या ये कलेक्टर ज़ेनथेट वगैरह यहाँ पे इकट्ठे हुआ है, ठीक है। तो एजिटेट करने पे इन ऑयल का या ज़ेनथेट्स की क्या बन जाती है, यहाँ पे इस तरह से फ्रॉथ बन जाती है, ठीक है। और ये फ्रॉथ ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और फ्रॉथ के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से सल्फाइड ओर पार्टिकल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो एजिटेशन करने पे मैंने कहा फ्रॉथ बन जाती है, और ये फ्रॉथ लाइटर होती है, दे कम ऑन टू द सरफेस बाय कैरिंग द सल्फाइड ओर पार्टिकल्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करनी है, यहाँ से जो आपका फ्रॉथ है इनको आपने यहाँ से इस तरह से उठानी है, ठीक है। नाउ द फ्रॉथ इज सिक्रीम्ड ऑफ, ठीक है, सिक्रीम्ड ऑफ फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, एंड प्लेस ऑन टू द अनदर कंटेनर। यहाँ से इस तरह से उठा के किसी दूसरे कंटेनर में ये फ्रॉथ जो है इस तरह से डाले जाते हैं। जिस तरह से आप दूध के ऊपर से जो मलाई इस तरह से चम्मच से उठाते हैं, उसी तरह से आपने क्या करनी है, इन फ्रॉथ को इस तरह से यहाँ से उठानी है, ठीक है। तो कहाँ डालनी है इनको, दूसरे कंटेनर में। इस कंटेनर में इनको क्या किया जाता है, वेयर द फ्रॉथ इज ड्राइड, सुखाया जाता है, ठीक है। और सूखने के बाद आपको यहाँ क्या मिल जाती है, प्योर सल्फाइड और जो है आपको मिल जाती है, ठीक है। क्या मिल जाती है, प्योर सल्फाइड और आपको मिल जाती है, ठीक है। सो
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपने समझा होगा। ठीक है, तो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है हमेशा हम किन के लिए इस्तेमाल करते हैं? इट इज मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, क्यों इस्तेमाल करेंगे? बिकॉज सल्फाइड ओर हमेशा वेट करेंगे, प्रेफरेंशियली वेटेड बाय द ऑयल, वेयर इज द इम्प्योरिटीज आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय वाटर। और ये इम्प्योरिटी जो है आपके मेन कंटेनर में बिल्कुल रहेगा। ठीक है, so, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? सल्फाइड ओर को आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आज तो ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज सब्सटेंसेस। जैसे फ्रॉथिंग एजेंट मैंने डाल दिया। ठीक है, तो चलो यहाँ से तो ये पाइन ऑयल का क्या बन गया? यहाँ से फ्रॉथ बन जाती है। ठीक है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर, चलो ये फ्रॉथ को स्टेबलाइज करके रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ये कलेक्टर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इन दिस फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस? तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।